ठीक है, इस पाइथन के सीरीज में हम मतलब पाइथन देखेंगे रिलेटेड टू द डेटा एनालिसिस। जो भी लाइब्रेरीज है वो सारी लाइब्रेरीज हम कवर कर लेंगे, जैसे कि पंडास है, नंपाई है, इवन एक्सेल ऑटोमेशन। तो पाइथन अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो पूरा जितना भी एक्सेल का ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन मतलब जो भी टास्क आप एक्सेल में करते हैं वो सारे ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। मतलब इसका बेनिफिट क्या होता है पाइथन से करने से, कि आपको अगर लेट्स से डेली कोई रिपोर्ट बनाना है, डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेटा फेच करके आप उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ कीज बना रहे हैं, कुछ मतलब जो भी क्लीनिंग कर रहे हैं डेटा, जैसे भी आपको फोल्ड करना है। तो जैसे हम एक्सेल में मैन्युअली करते हैं वो सारी चीजें हम पाइथन में वन टाइम सेटअप करके रख सकते हैं, एंड रोज आप ओनली पाइथन स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपके लिए रिपोर्ट रेडी हो सकता है। ये एक वन, तो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं। ऐसा बिग एप्लीकेशन नहीं रहता जैसे सॉफ्टवेयर की तरह। स्मॉल एप्लीकेशन ही आपको जितना प्रोसेस है, प्रोसेस बेस्ड हम कोड इसमें लिखते हैं, ठीक है। देन उसको बिग डेटा में भी यूज किया जाता है, डेटा ऑपरेशंस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, देन इवन क्लाउड के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस तो बहुत सारे, पावर बीआई में भी पाइथन को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ओनली यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इसमें यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको डॉटनेट वगैरह यूज करना है तो आपको एपीआई यूज करना होगा, बट डायरेक्टली पाइथन का कोड आप पावर बीआई से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओनली पाइथन का, वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता। देन पाइथन के साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उसके लिए भी एक डी जैंगो करके लाइब्रेरी, उसका लोगो है डीजे करके। एंड बियॉन्ड दिस अगर आपको जाना है, मतलब आफ्टर द डेटा एनालिसिस, आपको सपोज एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ पाइथन पॉसिबल है, ठीक है। तो पाइथन के मतलब वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, एंड आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन यूज हाउएवर यू वांट, ठीक है। तो पहले पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो लेट्स से यहाँ पे आपको पाइथन डाउनलोड, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो एक फर्स्ट लिंक आता है python.org का, यहाँ पे जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये लेटेस्ट वर्जन रहेगा, ठीक है। अगर आपको ओल्डेस्ट वर्जन्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे नीचे आप जब लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रिलीज, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट वर्जन भी है, ठीक है। इसमें से आपको जो भी वर्जन्स का सच मतलब जो भी लेटेस्ट होगा वो यूज़ करोगे। तो कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है कुछ लाइब्रेरीज के लिए, तो ऑलवेज मतलब जो लास्ट 2 रिलीज 3 रिलीज छोड़ के उसके पहले वाला जो होता है, मतलब जो स्टैटिक वर्जन रहेगा, जो फिक्स्ड रहेगा, वो हमेशा यूज किया करो। जैसे कि अगर अभी 3.12 है तो इसको मत यूज किया करो। आई विल सजेस्ट ये 10.13 वाला ये यूज करो। तो यहाँ पे जाके बस इसको डाउनलोड पे क्लिक करो, एक फाइल आपका डाउनलोड होना चाहिए। ओके, लेट्स सी वेयर इट इज, रिलीज ऑफ 3. पाइथन गेट द लेटेस्ट रिलीज ऑफ 11, नहीं ये नहीं चाहिए, 3.10 ही चाहिए, 3.10.11। 1 सेकेंड, यहाँ पे यही तो ऑप्शन है रिलीज का, और नीचे लिंक्स है क्या? ओके फाइन, तो मतलब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नीड टू फाइंड द डाउनलोड लिंक 3.11.5 and somewhere there is a option to download। ओके यहाँ पे जो ये नेम्स है 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है या 32 बिट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग। ओके, ये डाउनलोड होने के बाद, फॉर एग्जांपल आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पाइथन सेटअप डाउनलोडेड इन माय डाउनलोड फोल्डर, दैट्स व्हाई ये ब्रैकेट में 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस फाइल को रन कीजिए, डबल क्लिक करने से रन होगा। ऑलरेडी मेरे पास है, बट आपको यहाँ पे एक विंडो आएगा और वहाँ पे एक बॉटम में ऐड टू पाथ का ऑप्शन होता है, एक्सट्रीम डाउन साइड में, किसी कहीं पे भी, मतलब डबल क्लिक करने के बाद कुछ भी रन नहीं करना आपको, पहले ऐड टू पाथ वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट करो, एंड देन आप मॉडिफाई, मतलब यहाँ पे मॉडिफाई नहीं बट वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास है करके मुझे ये ऑप्शंस आ रहे हैं।
ये वाला 3.11.5 वाला मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बट ऐड टू पाथ करना ना भूले, अगर आप ऐड टू पाथ नहीं करोगे तो आपको बाद में मैन्युअली ऐड टू पाथ करना होगा। वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मतलब आप सारे प्रोग्राम्स एक स्पेसिफिक फोल्डर से जाके एग्जीक्यूट करने होंगे। उससे अच्छा है ऐड टू पाथ करो, कहीं से भी एग्जीक्यूट करो आपके पूरे सिस्टम में से, ठीक है। इंस्टॉलेशन होने के बाद पाइथन की स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, तो पाइथन की स्क्रिप्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपका जो नॉर्मल नोटपैड है इसको भी यूज कर सकते हैं पाइथन की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर पाइथन, आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी लिखोगे, डॉटनेट का लिखोगे, जावा का लिखोगे, तो भी आप नोटपैड में लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आइडियली क्या होता है, तो आईडीज यूज करते हैं। आईडीज मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो मोस्टली हम वो यूज करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सपोर्ट होता है आपको उस लैंग्वेज के साथ काम करने के लिए, स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ। जैसे कि पाइथन के लिए हम पाइचार्म यूज करते हैं, ओके। बट डायरेक्टली पाइचार्म पे मत स्विच करो, क्योंकि आपको वहाँ पे कोड लिखते टाइम ऑटोमेटिकली सजेशंस तो मिल जाएंगे, आप कोड फास्ट लिख सकते हैं, बट होगा क्या, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। मतलब वहाँ पे बाद में जब मैन्युअली लिखना है तो पहले प्रैक्टिस करो मैन्युअल लिखने की, कि खुद सब कुछ लिखे विदाउट एनी सजेशन। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होता है सिस्टम का, आपने ऐड टू पाथ करने के बाद, इस इंस्टॉलेशन करने के बाद, कि जब आप इस फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो भी नेम होगा आपके फाइल का, ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑल फाइल्स कह दो एंड यहाँ पे डॉट पी वाई लगा दो। तो पाइथन के जितने भी फाइल्स होते हैं उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट पी वाई होता है। डॉट पी वाई लिखने से आपके सिस्टम को पता चलता है कि आपने पाइथन कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो ये एक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जितने भी आप कोड्स लिखोगे, स्क्रिप्ट्स लिखोगे, हमेशा आपको एंड में डॉट पी वाई लगाना है। तो ये एक बेसिक टर्म्स है, ठीक है। एंड देन आप नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। बट आइडियली ये या तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो या फिर सबलाइम टेक्स्ट यूज करो। दोनों टेक्स्ट एडिटर अच्छे हैं फॉर कोड राइटिंग, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, योर चॉइस कि क्या यूज करना है। कोड कोई भी एडिटर कोई भी होगा, कोड तो वही लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन इफ आई गो एंड ट्राई टू सेव द फाइल, तो आपको फाइल सेव करना होगा डॉट पी वाई के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा से day1 डॉट पी वाई, ठीक है। तो इस तरह से फाइल का नेम दिया। फाइल का नेम एज पर यूर विशेष कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये मतलब वीएस कोड या फिर सबलाइम, तो इसमें क्या है, इसमें आपको अलग से पाइथन के फाइल रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अलग से नहीं करना पड़ेगा, मीनिंग आप यहाँ से ही डायरेक्टली रन कह सकते हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं इसी पे। तो इनका सेपरेट कंसोल होता है, हर एक एप्लीकेशन का कंसोल हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न। कंसोल क्या है, आफ्टर ऑल फाइल्स हमें रन करना है। मैं बता दूंगा इसमें कैसे रन करना है। विजुअल स्टूडियो अगर आप वीएस कोड आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें कैसे रन करना है। देन एक जनरल जो बेसिक तरीका है ये कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने का, तो वो वाला कैसा लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाइथन का कोड जब भी लिखना है, आपको इसी वे से स्टार्ट करना होगा। कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लो पहले, उसमें नेम, फाइल का नेम देके डॉट पी वाई लगाना ना बोले। अगर आप डॉट पी वाई नहीं लगाओगे तो आपका कोड पाइथन कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब आपका सिस्टम पाइथन को वो कोड एग्जीक्यूशन के लिए पाइथन कंपाइलर यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज किस तरह से काम कर लेता है ये देखेंगे, क्योंकि ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। बट हाउ टू राइट द कोड, अगेन द क्वेश्चन रिमेन सेम, ठीक है। तो ये पाइथन एक्चुअली मतलब होता क्या है, इट इज अ हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड एंड वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये डेफिनेशन से तो कुछ समझ में नहीं आता है वेरी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ये हाई लेवल मतलब होता क्या है, हाई लेवल, राइट। अभी दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं। सपोज मान लीजिए दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं। एक होता है
लो लेवल, एक होता है हाई लेवल। लो लेवल जो कोड होता है वो मशीन को अंडरस्टैंड, मतलब कंप्यूटर जो कोड समझता है, ऑब्वियसली हम जो इंग्लिश लिखेंगे वो कोड कंप्यूटर को नहीं समझेगा, राइट, वो कोड कंप्यूटर को नहीं समझेगा। सो लेट्स से ये वाला, यहाँ पे आप लिखोगे हाय या फिर आप लिखोगे हेलो, एंड आपने कोई तो भी कंप्यूटर का कमांड दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे या फिर सिंपल एक पाइथन में फंक्शन होता है प्रिंट, जो आपको आउटपुट देखने के लिए, आउटपुट टेस्ट करने के लिए प्रिंट करके फंक्शन होता है, जो कंसोल पे आपका आउटपुट प्रिंट कर लेता है, ठीक है। बट ये आउटपुट तो प्रिंट कर लेगा, बट कंप्यूटर को, मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो मशीन को कैसे समझ में आएगा, राइट। तो मशीन को तो लो लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज हमें समझती है, हमें प्रिंट हेलो समझता है, तो वी कैन से ये जो कोड है पाइथन का हम जो लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट हेलो, तो हमें समझता है कि हेलो प्रिंट करने वाला है कोड है ये। बट मशीन को नहीं समझेगा, कंप्यूटर को नहीं समझेगा कि आप क्या कह रहे हैं, तो उसको समझता है लो लेवल। लो लेवल मतलब बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड आई कैन से, ठीक है। तो बाइनरी कोड मतलब अभी हम तो बाइनरी कोड नहीं लिखते, तो ये कैसे काम होता है, तो मतलब दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि पाइथन इस तरह से काम करता है। तो इस कोड से, ये जो लो कोड है, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, राइट। अगर आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब ये कोड एक ट्रांसलेटर है, काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। जैसे कि आप लेट से आपको इंग्लिश पता है एंड आपको एक जापानीज पर्सन से बात करनी है एंड उसको लेट से इंग्लिश नहीं पता है, तो आप कैसे बात करोगे, तो सिंपली आप बात करोगे कोई तो एक ट्रांसलेटर लेके, राइट। तो वही हमने कुछ टाइम पहले जो इंस्टॉलेशन पाइथन का जो सेटअप इंस्टॉल किया, उसमें पाइथन का कंपाइलर इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है एंड वो हमारे लिए ये ट्रांसलेटर का काम कर लेता है। तो वो क्या करेगा, जो भी कोड हम लिखेंगे वो सिस्टम में जाके उसका बाइनरी कोड या फिर लो लेवल कोड क्रिएट कर देगा एंड देन सिस्टम विल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट, मतलब जैसा हम लिख रहे हैं वैसा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, बट हाई लेवल मतलब जिसको हम समझ सकते हैं इजीली वी कैन राइट। इवन इतना ही नहीं, हाई लेवल में और भी जैसे कि चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद ऑब्वियसली, या फिर आप एक एक कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल में स्टार्ट करते हैं या फिर कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है हमारे माइंड में कि ये रैम यूज कर रहा है, राइट। बट वो रैम क्यों यूज करता है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस आप रन करते हैं, आप सपोज मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल में आपको 4 GB रैम चाहिए होता है, 8 GB रैम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है आपको अगर हेवी एप्लीकेशंस रन करने हैं तो रैम साइज ज्यादा होना चाहिए। बट उसका रिक्वायरमेंट मतलब क्या जरूरत होता है, तो जरूरत ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है तो वो रैम के बेसिस पे होता है, रैम का मेमोरी यूज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे भी पाइथन वैसे ही करेगा, रैम का ही मेमोरी यूज कर लेगा, ठीक है। अभी रैम का मेमोरी यूज कर लेगा, इट इज फाइन। बट जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा तो जो भी रैम का मेमोरी है वो मेमोरी रिलीज करना होगा, राइट। तो वो जो मेमोरी रिलीज करना होगा वो काम भी पाइथन ऑटोमेटिकली कर लेता है, हमें आज सच मैन्युअली कुछ नहीं करना है, राइट। हमें फोकस करना है हमारे लॉजिक बिल्डिंग पे। तो ये एग्जीक्यूशन तो मतलब ये सब कुछ सारे उसको गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। आपका जो भी कोड यूज में नहीं है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं प्रोग्राम रन करने के लिए, वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, वो सपोज रैम में स्टोर होते हैं, तो उसको एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद निकाल देना, रिमूव करना रैम से, रैम को रिलीज करना, ये जो काम होता है ये पाइथन खुद ही कर लेता है। तो ये भी पार्ट है हाई लेवल का, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, इन शॉर्ट अगर कहेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। देन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब क्या होता है, आपने 10 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पे, ए बी सी डी, ऐसे आपके 8-10 लाइंस का कोड लिखा है आपने,
इसका जो एग्जीक्यूशन होता है पाइथन का वो किस तरह से होता है, तो पाइथन क्या कर लेता है, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। ये सबसे पहले ये जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ABCD वाला। ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद ही सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद ही थर्ड लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन रहता है। एक लाइन को रीड करेगा, ओके, मतलब कंपाइलेशन भी साथ में होगा, एग्जीक्यूशन भी साथ में ही होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पाइथन थोड़ा सा स्लो काम करता है ऐसा लगेगा, ओके, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में करता है। अभी इसमें एक कंसेप्ट होता है कंपाइल करके, कंपाइल एंड देन रन या फिर इंटरप्रेट। कंपाइल्ड मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्टली जो कोड होता है, एक कंपाइलर करके कंपोनेंट होता है आपके प्रोग्रामिंग का, कंपाइलर जो आपको आपने लिखा हुआ कोड अंडरस्टैंड करके उसको एक दूसरे कोड में स्टोर कर देता है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में स्टोर कर देता है। एंड देन इंटरप्रेटर जो है उस कोड को लेके आपका एग्जीक्यूशन कर लेता है। तो पाइथन में ये दोनों चीजें साथ में होती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कंपाइलेशन अलग से होगा, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूशन अलग से होगा। यहाँ पे इन केस ऑफ पाइथन ऐसा दो स्टेप में नहीं होगा, एक ही बार आपको रन करना है, कंपाइल भी हो जाएगा, इंटरप्रेटर भी हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट स्टेज है टू अंडरस्टैंड कि कंपाइल किस तरह से होता है, तो इस बस ये आइडिया दे रहा हूँ कि पाइथन किस तरह से काम करता है, ठीक है। देन रीडेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ पाइथन आपको कोड रीडेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोड लिखा है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको, किसी और ने भी लिखा होगा तो रीडेबिलिटी एक मैटर आता है, क्योंकि आप एक कैसे भी कोड लिखोगे लेट्स से उसके बाद आप वो एप्लीकेशन छोड़ के वो कंपनी चेंज करके जाओगे तो वो किसी और के हाथ में जाने वाला है, तो वहाँ पे भी मतलब रीडेबिलिटी। तो टू मेंटेन दैट, ओके, पाइथन क्या कर लेता है, पाइथन यहाँ पे इंटेंडेशन मतलब यहाँ पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, तो एक यूज किया जाता है करली ब्रैकेट्स या फिर इस तरह से ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं, बट पाइथन ये नहीं यूज करता। ये इंटेंडेशन मतलब स्पेस होता है, टैब का स्पेस, ओके, इतना सारा स्पेस, मतलब एक टैब का यूज करो या फिर एक सिंगल स्पेस बार दबा के स्पेस यूज करो, बट आपको स्पेस देके इंटेंडेशन, जिस तरह से आप पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह से, या फिर यहाँ पे भी एग्जाम्पल है इन फ्रंट ऑफ यू, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे मैंने कुछ गैप छोड़ा है, देन मैंने ब्लॉक दिखाने के लिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन इसके अंदर है, राइट। तो इतना जो स्पेस छोड़ा है मतलब छोड़ा है, ओके, तो इस तरीके से इसी वे से आपको पाइथन लिखना होता है, इतना सिंपल है। एंड लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश बात करते हैं वैसे आपको लैंग्वेज लिखना होता है, बट ऑब्वियसली हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स आपको फॉलो करना होता है। एक लैंग्वेज सीखने से आप किसी भी लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको ट्विस्ट करना होगा आपके सिंटैक्स को, कि कुछ लैंग्वेजेस का ब्रैकेट्स यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं कर, कुछ लैंग्वेजेस में एरोज यूज होते हैं, जैसे कि आर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें एरोज यूज होते हैं, यहाँ पे थोड़ा ओनली सिंटैक्स का डिफरेंट रहता है, बट कंसेप्ट रिमेन सेम, ठीक है। देन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है पाइथन के, आप इसको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे यूज कर सकते हैं। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या फीचर होता है, तो ये आप सपोज मान लीजिए आपने कोड लिखा है विंडोज पे, आपको एग्जीक्यूट करना है लिनक्स पे, विद स्मॉल चेंजेस यू कैन डू दैट, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, यू डू नॉट नीड टू पे द कॉस्ट फॉर पाइथन, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। देन डायनेमिक टाइपिंग, तो ये थोड़ा पार्ट मैं बताता हूँ। डायनेमिक टाइपिंग मतलब क्या होता है, इसमें आपको ये जो वेरिएबल्स, मतलब आप वेरिएबल्स काइंड ऑफ थिंग कि ऑब्वियसली आप डेटा के साथ काम करने वाले, तो डेटा के साथ काम करने वाले तो अलग अलग टाइप का डेटा रहता है, बट यहाँ पे इन केस ऑफ पाइथन आपको कौन से टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं है पाइथन को, ओके, पाइथन विल टेक केयर फॉर दैट। एंड मल्टी पैराडिज्म, तो
तो मतलब इसमें क्या होता है मल्टी पैरेललिज्म, मतलब प्रोग्रामिंग के टाइप्स है, आप ओनली प्रोसीजरल बेस्ड कोड लिखने वाले हैं या फिर फंक्शंस बना के कोड लिखने वाले हैं, फंक्शंस मतलब उसको फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लिखने वाले हैं। ओके, तो ये ऑन टॉप ऑफ प्रोसीजरल के ऊपर फंक्शन आता है, फंक्शन के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, क्योंकि ये उसका फर्दर मतलब आपको आपका कोड जो होता है अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो प्रोसीजरल से लिखने में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको फंक्शनल से ट्राई कर सकते हैं। फंक्शनल से भी अगर पॉसिबल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मतलब डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो ये एक वे है, इट पाइथन सपोर्ट्स मल्टी पैराडिग्म्स। देन ये एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है इसी की बात कर रहा था मैं। एक आपका सोर्स कोड रहेगा, इसमें हमने जो इंस्टॉल किया उसके साथ कंपाइलर भी होगा। कंपाइलर उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे इंटरप्रेटर में मतलब उस सेटअप के अंदर एक पाइथन वर्चुअल मशीन करके पार्ट होता है। देन इसका काम होता है आपका जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एंड देन आपको आउटपुट दिखेगा कि हाउ द एग्जीक्यूशन इज, ये सब बहुत क्विकली होता है। लार्ज प्रोग्राम रहेगा तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉलेशंस मैंने बता दिया है आपको, इस लिंक से आपको डाउनलोड करना है। आपको इंस्टॉल करने के बाद ऑब्वियसली कोई भी वर्जन यूज कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको ये VS कोड, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे नोटबुक, ओके, स्पेसिफिक रहेगा। एंड देन विजुअल स्टूडियो एडिटर भी यूज कर सकते हैं या फिर VS कोड। विजुअल स्टूडियो एडिटर अलग है, VS कोड अलग है। ये स्मॉल टेक्स्ट एडिटर है, ये एक IDE है जो .NET के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। एंड लास्ट में आपको मतलब ये सब होने के बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो वेब डेवलपमेंट में ये 3 लाइब्रेरीज है पाइथन के साथ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं बस पाइथन की। Django, फ्लास्क, फास्ट API, ये 3 लाइब्रेरीज है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, तो आप लेट से आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिंक रहता है, उस लिंक में मतलब वहाँ पे कहा होता है कि फिल दिस फॉर्म, तो वो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, आपका लेट से आप फॉर्म ओपन होगा एंड आप आपका डेटा तो फिल कर देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी करंट कंपनी, करंट डेजिग्नेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट सैलरी, जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल्स आप सबमिट बटन दबाने के बाद कहीं ना कहीं पे तो जाके सेव होते होंगे, डेटाबेस में सेव होते हैं, राइट। एंड वहां से मतलब डेटाबेस में डेटा आने के बाद वहां से जो काम फर्दर एनालिसिस होता है वो डेटा एनालिस्ट करते हैं। मतलब डेटा एनालिस्ट ऑलवेज रीड्स द डेटा, हम कोई एप्लीकेशन नहीं बनाते, ठीक है, टू स्टोर द डेटा। हमारा काम होता है जो स्टोर किया हुआ डेटा है वहां से रीड करके देन उसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना होगा, जो भी एज पर दी प्रोसेस, जो भी बिजनेस क्वेश्चंस रहेंगे उसको आंसर करने के लिए, ठीक है। देन डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस के लाइब्रेरीज है, पंडाज है, नंपाज है, मैटप्लॉटलिब है, ओके, तो प्लॉटली है, सीबॉन्स है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है डेटा एनालिसिस में। देन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल में साइकिट लर्न करके, टेंसर फ्लो, केरास, ओपन सीवी, ये लाइब्रेरीज है पाइथन के। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा डेटा के फील्ड में पाइथन के साथ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इवन आप ऑनलाइन क्वेश्चन मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, आप एक पाइथन कम्युनिटी है वहाँ पे डाल दोगे तो आपको कोई ना कोई आंसर दे देगा, आपको हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग मोस्टली इसी के लिए यूज़ किया जाता है पाइथन, फाइल ऑपरेशंस के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का इवन आई डोंट हैव आइडिया कि वहाँ पे क्या करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं पाइथन को, ओके। गेम डेवलपमेंट भी है, पाई गेम करके एक लाइब्रेरी है। देन वेब स्क्रैपिंग एंड क्राउलिंग। अभी ये वेब स्क्रैपिंग डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, ओके, बट कैसे यूज़ होता है, तो कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका डेटा रहता है, सपोज वेदर का डेटा रहता है, राइट। तो वेदर का डेटा है, तो उस वेबसाइट से डेटा फेच करने के लिए अभी हमें उनके डायरेक्ट डेटाबेस का तो एक्सेस नहीं रहेगा, बट जो वेबसाइट में मतलब वो पब्लिश्ड है पब्लिक को,
वहां से भी डेटा फेच करने के लिए ब्यूटीफुल सोप एंड स्क्रैपी करके पाइथन के 2 लाइब्रेरीज है, ये लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं। देन डेटा इंजीनियरिंग एंड ईटीएल में, मतलब ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये फीचर जो है ये पावर बीआई का भी, मतलब पावर बीआई का भी सेम यही फीचर है, ईटीएल पावर क्वेरी का। अदर भी फीचर्स है इसे, मतलब कोई भी एक फीचर के लिए एक टूल नहीं बनेगा, उसमें बहुत सारे अदर टूल्स भी यूज किए जाते हैं। तो अपाची स्पार्क करके जो है डेटा इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पाइथन को साइबर सिक्योरिटी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या मतलब पॉइंट्स है पाइथन के जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? तो वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, ऑब्वियसली वेरिएबल्स, data types, then typecasting one type of data, how we can convert into the another type of data, right? Then operators, comments, conditional statements, loops, collections क्या होते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज किस तरह से स्टोर कर सकते हैं हम, राइट, वो वाला पार्ट है कलेक्शंस मतलब। देन स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा के साथ हाउ वी कैन प्ले इन पाइथन। देन फंक्शंस एंड लैम्बडा फंक्शंस। देन ये कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। लेट्स से आपको मतलब डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे फर्स्ट 10 पॉइंट्स जो है इतने भी आप कवर करते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेडिंग यूज कर सकते हो कि मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये यहाँ से 11 पॉइंट्स ऑनवर्ड्स जो भी है, इसमें से लास्ट वाला छोड़ के डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन, तो मोस्टली ये यूज किए जाते हैं जब इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, कोई भी टूल बनाना है, ओके। तो मतलब आप एक टूल्स काइंड ऑफ एग्जांपल अगर देखेंगे तो लेट्स से आप पेरोल करने वाली कोई कंपनी होगी, आपकी सैलरी आप जाके व्यूज करते तो कहीं पे लॉग इन करते, लॉग इन क्रेडेंशियल्स वगैरह बना के, देन वहाँ पे आपको आपका जो भी एनुअल डिटेल्स होगा सैलरी का, ये वो देखने को मिलता है। या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसा होगा जहाँ पे आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका जो भी प्रोसेस होगा वो सब मेंटेन करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो उसमें लगता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसा डेटा एनालिसिस में नॉट रियली रिक्वायर्ड, ओके। ओओपी, इवन एओपी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों सेम ही है। बट इसके बाद इंपॉर्टेंट है मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए विथ शॉर्टर सिंटैक्स यूज किया जाता है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वेरिएबल्स इन पाइथन, सबसे पहले मतलब आपके पास डेटा तो आ जाएगा, डेटा है आपके पास फॉर एग्जांपल, उसको पाइथन में कैसे लेने का? तो पाइथन में कभी भी डेटा अगर आपको यूज करना है तो उस डेटा को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो वेरिएबल्स का पर्पज ही होता है, वेरिएबल्स मतलब क्या? नेम्ड रेफरेंस। नेम्ड रेफरेंस मतलब एक किसी भी वैल्यू को नेम देना, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को नेम देना, राइट। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए इन केस ऑफ पाइथन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली नेम लिखना है। अभी अगर सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो बचपन से हम मैथमेटिक्स तो सीखते आए हैं, राइट। मैथमेटिक्स में हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए, x इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट लाइन y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, राइट। इक्वेशंस हम सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स में। एंड देन इफ समवन सेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस y एज अ z, सो हम यहाँ पे लिखते थे ऑटोमेटिकली 10 प्लस 20, राइट। ये तो हमें समझ में आता था, बट वो थोड़ा सा बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स था, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया है। पाइथन में यही वेरिएबल्स है, आपके पास सपोज 10 वैल्यू है, आपके पास 20 वैल्यू है, उसको एक नेम्ड रेफरेंस दे दो, कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर दो, सो दैट पाइथन कैन आइडेंटिफाई फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है। यही कोड हम बना लेते हैं इन केस ऑफ पाइथन। यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है, पहले तो डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना आपको खुद का नेम भी लिखना है पाइथन में। तो कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे जाके इस तरह से लिखोगे, इफ आई से ब्रह्मा, ओके। इसका कुछ मायने नहीं रखेगा पाइथन के लिए, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। पाइथन का कोड अगर मुझे यूज करना है आगे जाके, लेट्स से आगे कोड है मेरा प्रिंट का, तो यहाँ पे मुझे ब्रह्मा प्रिंट करना है,
तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? आपको आपके जो आगे वाले लाइंस होंगे, लाइंस ऑफ कोड होगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे इसको एक रेफरेंस देना होगा, उसी को कहते हैं वेरिएबल्स। एंड आई विल से नेम इज इक्वल टू वेरिएबल्स, ओके। एंड देन इफ आई यूज दिस नेम हियर, यहाँ पे मैं नेम यूज करता हूँ तो पाइथन रिकॉग्नाइज कर लेता है, ओके ठीक है, ये नेम बोला है, नेम कहाँ पे, तो रैम में जाके स्टोर हुआ होगा, राइट। एंड रैम में जाके स्टोर हुआ है, बट उसका जो वैल्यू है ये यही रहता है, ठीक है। तो ये अलग, मतलब वो अलग चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ हम ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे। बट एक चीज़ याद रखो वेरिएबल्स के बारे में, जब भी आपको कोई डेटा पाइथन में स्टोर करना है, देन उसको फर्दर मतलब फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट या फिर जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसमें यूज करना है, तो आपको वेरिएबल्स में ही डेटा स्टोर करना होगा, ठीक है। इवन जो हमने एग्जांपल कंसिडर किया था, लेट्स से मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, 20 है, एंड यहाँ पे सपोज किसी ने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बट पाइथन को कैसे पता चलेगा x क्या है y क्या है, राइट? तो आपको यहाँ से जाके बताना पड़ेगा पाइथन को x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20 है, या फिर वो x इज इक्वल टू 20 है, y इज इक्वल टू 20 है। किसी भी तरह से समझ लो, आपको पहले तो वैल्यू को एक रेफरेंस देना होगा, उसी रेफरेंस से पाइथन आगे उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अभी मैंने लिखा है x प्लस वाई, आउटपुट तो आपको पता है, यहाँ पे जाके मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट z, ओके। तो यही यूज होता है वेरिएबल का, हमेशा आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए। प्रोग्रामिंग में स्टोर करना मतलब क्या होता है, तो जब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, आप इस फाइल को रन करते हैं, रन करने के बाद ये जो वेरिएबल्स है इसको मेमोरी में क्रिएट किया जाता है। कौन सी मेमोरी में? तो फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मतलब रैम। रैम में पाइथन क्या कर लेता है, पाइथन का जो भी कंपाइलर है, कंपाइलर मतलब कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा, देखेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है, उसको पता चलता है ठीक है चलो इसको ये कहना है, 10 को x कहना है, वो रैम में स्टोर कर देगा x इज इक्वल टू 10, और वो खुद ही रिकॉल कर देगा। आगे जाके हमें बस x यूज करना है, वो कौन से एड्रेस पे स्टोर किया है, कहाँ पे स्टोर किया है, वो सब कुछ एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द पाइथन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, हमें आउटपुट मिलना चाहिए, राइट। अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। आपका जो भी फोल्डर होगा, ओके, ये वाला मैंने सपोज डाउनलोड फोल्डर यूज किया है, तो ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में आना है जहाँ पे भी आपका फाइल सेव है। देन फोल्डर का जो पाथ है उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से पाथ को सिलेक्ट करना है, पूरा पाथ सिलेक्ट करना है, ओके, सी ड्राइव से रहेगा जो भी। देन आपको CMD टाइप करना है, CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होता है, एंड देन एंटर करो। इस तरह से आपका जो फोल्डर होगा उस फोल्डर के लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट मतलब एक कंसोल ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको पाइथन का कोड रन करना होता है। जैसे कि ये मेरा कोड है, देन आई एम गोइंग टू रन दिस हियर, ठीक है। तो रन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना होता है py या फिर पाइथन, दोनों में से कुछ भी एक लिखो। py इज अ शॉर्टकट फॉर पाइथन, तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है py से भी, तो मैंने लिखा py, ओके। py लिखा। अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम का पाइथन मतलब जो भी है वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ है, रन होने के लिए रेडी है नहीं है, तो आप py लिख के एंटर कर दो। आपको यहाँ पे वर्जन पता चलेगा, कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था ये आपको 3.11.5 ये वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, राइट। तो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है आप, ऐसा नहीं कि ये की मतलब आप मल्टीपल वर्जन भी पाइथन के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें से कोई तो भी एक आइडेंटिफाई करके सिस्टम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट में चलेगा। अगर आपको चेंजेस करने होंगे तो सेटिंग में मैन्युअली आपको चेंजेस करने होंगे IDE में, ठीक है। तो ये बस पाइथन का py लिखने से आपको पता चल जाएगा योर पाइथन इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन और नॉट। देन यहाँ पे जो 3 एरोज आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ओके। ये एक पाइथन का कंसोल ओपन कर लेता है। देन इफ आई से x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 20,
देन z इज इक्वल टू, इवन मैंने भी इसको कभी यूज नहीं किया, x प्लस वाई, एंड इफ आई से प्रिंट z, तो देखो यहाँ पे आपको 30 आउटपुट मिल रहा है। तो ये एक बेसिक तरीका है, बट आइडियली हम इस तरह से नहीं, हम फाइल में कोड लिखते हैं और फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर एग्जिट करना है तो लेट्स से एग्जिट। ठीक है, देन आपको लिखना होता है py, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करना है तो आपको cls लिख के एंटर करना है, आपका सारा जो भी एग्जीक्यूशन का प्रिंट हुआ होगा आउटपुट वो सारा क्लियर हो जाएगा। cls यूज करना है। देन आपको लिखना है py या फिर पाइथन कोई भी एक लिखो, एंड यहाँ पे फाइल नेम दे दीजिए, जो भी नेम है वो एज इट इज day1.py, इस फाइल का जो भी एक्सटेंशन है वो फुल नेम विद एक्सटेंशन आपको देना है। तो ये py बता देगा ये पाइथन का फाइल है, पाइथन कंपाइलर कॉल कर लेगा वहाँ से, एंड देन कौन सा फाइल एग्जीक्यूट करना है ये हमने यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसको रन कर लीजिए, फिर भी आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, रन हो गया, राइट। तो अब 40 मिल रहा है, 20 प्लस 20, ये एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, राइट। एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद, मतलब आउटपुट प्रिंट होने के बाद आगे कुछ कोड है क्या, नहीं है, कोड नहीं है, तो ये एग्जीक्यूशन तो हमारा खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन एंड हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा ये x एंड y कुछ काम के नहीं रहेंगे, राइट, क्योंकि इसको रैम में स्टोर किया है, इसको एग्जीक्यूट मतलब कोई भी पाइथन का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्वियसली रैम का मेमोरी यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, तो इसका कुछ काम नहीं है, तो इमीडिएटली इसको रिमूव किया जाता है पाइथन से, रैम को रिलीज किया जाता है। ओके, तो वो मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग के फीचर्स है, दैट्स वाई पाइथन को ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इसीलिए हम हाई लेवल कहते हैं, या फिर और भी रीजंस है, जैसे कि अनदर बताया, हम हाई लेवल, हम जो लैंग्वेज समझते हैं ये लैंग्वेज मशीन को नहीं समझता, तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक इंटरमीडिएटर होता है। ठीक है, इस तरह से पाइथन का एग्जीक्यूशन होता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल से आप डेटा इसमें स्टोर करोगे, इसमें डेटा स्टोर करने के बाद इसको यूज करके आप जैसे चाहिए वैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। तो ये बस मैथमेटिक्स का सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था आपको। ठीक है, बट वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने के लिए, मतलब वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, ऑब्वियसली आप मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे तो नहीं लिख सकते, कुछ रूल्स है वेरिएबल्स नेम्स डिफाइन करने के, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, यहाँ पे आपको नंबर्स यूज नहीं करने स्टार्टिंग में, पाइथन आपको एरर दे देगा। इवन इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड, आपको यहाँ पे इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स, राइट, तो एक सिंटैक्स एरर दे देगा, यहाँ पे ये कह रहा है सिंटैक्स एरर। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले कैरेक्टर यूज करना होगा, एंड देन कैरेक्टर के बाद आप जितने नंबर्स चाहिए उतने नंबर्स लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब ये नेम एरर दे रहा है, मतलब नेम एरर क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका x100 नाम का वेरिएबल है, तो आपने यहाँ पे ओनली x यूज किया है, तो इस तरह से भी नहीं कर सकते, आपने जो नेम लिखा है वही नेम आपको यूज करना होगा। इवन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, उसका भी मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने स्मॉल x डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने कैपिटल X डिफाइन किया है, तब भी आपको नेम एरर मिलेगा, नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन स्मॉल x, तो एक हिंट भी मिल रहा है आपको कि आप क्या स्मॉल x कहना चाहते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपको एक मैसेज भी मिल जाता है पाइथन से कि क्या गलत है। ओके, तो थोड़ा सा ये मतलब क्लियर लैंग्वेज है, इसका एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको एक एरर मैसेज मिल जाता है कौन से लाइन पे क्या एरर है करके। ठीक है, तो वेरिएबल्स इस तरह से डिक्लेयर करने हैं। देन लेट्स से फर्स्ट कंडीशन तो हमने देखा, मतलब क्या रूल है, तो आपको हमेशा ए से लेके जेड तक यूज करना है, अदर कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, जो भी जितने भी है आपके, मतलब परसेंटाइल, डॉलर, हैश, एट, ये वाले आप यूज नहीं कर सकते, ओनली वन कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ए टू जी अंडरस्कोर।
अगर आप इस वेरिएबल को अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करते हैं देन आप 10 लिखोगे, इट इज फाइन, इसमें कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि अंडरस्कोर इज वैलिड। तो मतलब आपका वेरिएबल जब भी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होना चाहिए या तो कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से। अब आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। देन सेकंड रूल है, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आपके कितने भी वेरिएबल नेम कैन कंटेन द लेटर डिजिट, उसके बाद कुछ भी होगा चलेगा। फर्स्ट के बाद फर्स्ट आपका या तो A to Z होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये मैंने दिखा दिया, स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। इवन डू नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो अभी रिजर्व्ड कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, ओके पाइथन में ना, मतलब हर एक प्रोग्रामिंग में, नॉट ओनली इन पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग होगा तो उसमें एक रिजर्व कीवर्ड करके कंसेप्ट होता है। मतलब कुछ जैसे कि आपको यहाँ पे इफ लिखना है तो ये एक रिजर्व कीवर्ड होता है, ठीक है। देन लूप बनाना है, लूप बनाना है तो फॉर करके जो है ये एक रिजर्व कीवर्ड होता है, ठीक है। ये इन वाला जो है ये रिजर्व कीवर्ड होता है, ये पास वाला जो है ये रिजर्व कीवर्ड होता है, ब्रेक करके है, कंटिन्यू करके है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा रिजर्व कीवर्ड्स कौन से, तो उसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पे इफ इज इक्वल टू 10 इस तरह से नहीं लिखोगे। ये देखो यहाँ पे ही मैसेज आपको मतलब एक हिंट मिल रहा है कि कुछ तो गलत है, राइट। तो ये भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो रिजर्व कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स है, आप अगर सर्च कर दोगे गूगल में रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन आपको मिल जाएंगे कितने कितने, ट्रू, फॉल्स, नन, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट था बीच में सम टाइम बिफोर के पाइथन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते टाइम, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड मतलब क्या होता है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे x y इज इक्वल टू पैसे वेब चाम, z इज इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे ओके मतलब बुलियन टाइप का। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का मैं डेटा यूज कर रहा हूँ वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, बट क्या मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बताने की जरूरत है पाइथन को, कुछ भी नहीं बता रहा मैं। अगर आप यही बात अदर प्रोग्रामिंग में जैसे .NET जावा में जाओगे तो किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो आपको पहले बताना पड़ता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के पहले अदर लैंग्वेजेस में बताना पड़ता है कि इंट मतलब इंटीजर नंबर टाइप का डेटा, उसमें भी इंट नंबर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, डेसिमल के साथ होगा तो इंट नहीं आएगा, फ्लोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन में भी वैसे है, ठीक है। तो इंट x इज इक्वल टू 10 इस तरह से आपको लिखना होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा में, जावा की बात करेंगे, .NET की बात करेंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है इसमें नंबर टाइप का डेटा बैठने वाला है। बट इन केस ऑफ पाइथन आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, किसी भी टाइप का डेटा। मुझे लगा अभी मेरा मूड स्विंग हो गया, चलो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू सच मुझे ये लिखना है, टेक्स्ट टाइप का लिखना है, लिख सकते हैं। आपको डेट टाइम का लिखना है, डेट टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना है, स्टोर कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे ये पुणे है, ये मुझे ये नहीं चाहिए, आगे जाके मेरा मन चेंज हो गया, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, इट इज फाइन डायरेक्टली आप वेरिएबल का। बट इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा है एंड देन उस वेरिएबल की वैल्यू आप टेक्स्ट में स्टोर करना चाहते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस वेरिएबल को बताया होता है कि ये नंबर टाइप का वेरिएबल है, उस प्रोग्रामिंग को बताया होता है, मतलब उस प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन करने वाला इंजन रहेगा, ओके, तो उसको बताया होता है कि ये इसमें नंबर टाइप का ही डेटा बैठना चाहिए। बट यहाँ पे इनकेस ऑफ पाइथन कुछ भी नहीं है, आप डायनामिकली कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो इसके डेटा टाइप्स पाइथन को वैसे पता चलता है, जब आप इसको रन करोगे तभी पाइथन खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ये एक सबसे अच्छा चीज है पाइथन का कि इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब डेवलपर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि उस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा जाके बैठने वाला है। एंड यही पे आपका प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए चांस मिलता है पाइथन के साथ, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आपको वेरिएबल में स्टोर होने वाला जो डेटा है वो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एंटायर प्रोग्राम में आप कुछ भी करोगे
तो आपको वेरिएबल्स के साथ ही करना होगा। तो मतलब कुछ भी आपको किसी का नेम या फिर मतलब आप कोई एक सपोज मान लीजिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बैकएंड में ये आपने जो फॉर्म का इनपुट दिया है आपका नेम ये, तो उसको रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स ही होते हैं। जहाँ पे भी डेटा पिक्चर में आएगा वहाँ पे आपको वेरिएबल्स ही यूज करने होंगे, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग। ठीक है, इवन आप एक्सेल की बात करोगे तो एक्सेल में आप वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल्स आप एक्सेल में भी यूज करते हैं, बट आपको मतलब रियलाइज नहीं होगा कि किस तरह से यूज करते हैं। एक कंसेप्ट है उसमें रेफरेंस का, हम उसको रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेल में मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20, तो इसको अगर मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे इज इक्वल टू, तो मैं थोड़ी ना उसको 10+20 लिखता हूँ, राइट। 10+20 इस तरह से तो नहीं लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, A1 + A2, राइट। क्या ये रेफरेंस नहीं है, इज इट नॉट अ काइंड ऑफ वेरिएबल, राइट। तो इसी तरह से मतलब ये काइंड ऑफ वेरिएबल्स ही है। A1 एंड A2 में हम 10 एंड 20 को स्टोर कर रहे हैं, देन उसको कहीं पे भी एक्सेस करो, एंटायर प्रोग्राम में, एंटायर एक्सेल में, वो ऐसे ही काम करेगा, आउटपुट तो सेम देगा, राइट। तो इनडायरेक्टली हम वेरिएबल्स के साथ थोड़ा बहुत तो फैमिलियर है। और जब भी आपको डेटा स्टोर करना है वेरिएबल्स यूज करने हैं, ये माइंड में रखो। वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करोगे तो आप उस डेटा को यूज नहीं कर पाओगे, उस डेटा को आगे यूज नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी वेरिएबल्स किस किस तरीके से बनाए जाते हैं पाइथन में। ओके, तो वेरिएबल की वैल्यू जो असाइन करनी है, यहाँ पे ऑपरेटर्स का कंसेप्ट है, तो हम इज इक्वल टू यूज करते हैं पाइथन में। आपको इज इक्वल टू सिंबल यूज करना है किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे कि x इज इक्वल टू आपको लिखना है 10, y इज इक्वल टू लिखना है 20, तो हम इज इक्वल टू आप यूज करोगे तो वो असाइनमेंट होगा, वैल्यू असाइनमेंट। ओके, देन लेट से आपको इस x की वैल्यू चेंज करनी है आगे जाके नेक्स्ट लाइन पे, तो वेरिएबल का रीअसाइनमेंट भी कर सकते हैं आप पाइथन में डायरेक्टली। इफ ऐसे x इज इक्वल टू नहीं, ऐसा भी लिखूंगा, इवन दैट इज फाइन, ये रीअसाइनमेंट होगा। एक वेरिएबल की वैल्यू आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में, बट जरूरत होगी तो ही चेंज करना है। ओके, तो असाइनमेंट कैन बी डन यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर। रीअसाइनिंग वैल्यू हमें रीअसाइन भी देखा किस तरह से करना है। देन मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन द सेम लाइन, पाइथन में अगर आपको सपोज मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने सेम लाइन पे, इफ आई से x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, इस तरह से लेट्स ट्राई। नहीं तो दूसरा एक तरीका होता है, ओके इट सेज हियर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो असाइनमेंट कर रहे हैं ना, ये कॉमा की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरह से आप सिंटैक्स में लिख सकते हैं x, y एंड देन इज इक्वल टू, मतलब एट द सेम लाइन मल्टीपल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे। इफ ऐसे x, y इज इक्वल टू 10, 20, आपको और भी ऐड करने हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, w देयर इज नो लिमिट हाउ मेनी वेरिएबल्स यू कैन पुट। ओके, सो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, देन ये काम करेगा। ओके, इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट, आउटपुट तो हमें मिल रहा है 30, राइट। तो मतलब सेम लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपको असाइन करने हैं तो भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अगर आपको वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को डिलीट करना है तो एक डेल नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है, उसको यूज करना है। मैं यहाँ पे जाके प्रोग्राम में सपोज आपको x वेरिएबल नहीं चाहिए, मैंने लिखा डेल x, तो ये x वेरिएबल को डिलीट कर देगा। एंड यहाँ पे आपको फिर अगेन नेम एरर मिल जाएगा क्योंकि x इज नॉट डिफाइंड करके। ओके, क्योंकि यूज करने के पहले ही हम उसको डिलीट कर रहे हैं। देखो नेम x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इस लाइन पे कर रहे हैं, उसके पहले हम उसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करेंगे तो यूज कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, राइट। तो एक डेल कीवर्ड है, ये वेरिएबल्स को आप डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिलीट करना है तो उसको सिंपली यहाँ से हटा दो, प्रोग्राम से ही हटा दो, वो एक तरीका है। अगर सपोज मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे रखना है
बट इसके आगे आपको x का वैल्यू कहीं पे भी यूज नहीं करना, तो आप यूज कर इस तरह से, मतलब आपको चाहिए नहीं या फिर जो भी होगा x नहीं चाहिए तो आप डेल x लिख दीजिए एंड देन आपका प्रोग्राम कंटिन्यू कर लीजिए, आपको यहाँ पे जाके कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल्स के बारे में हो गया कि वेरिएबल्स इस तरह से बनाते हैं ऑब्वियसली। अब पाइथन होगा या फिर कोई और भी लैंग्वेज होगा तो नंबर ऑफ डेटा टाइप्स तो बहुत रहेंगे, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स तो बहुत रहेंगे। तो डेटा टाइप्स पाइथन में भी इतने सारे डेटा टाइप्स को मतलब सपोर्ट किया जाता है। ओके, इसमें एक कस्टम टाइप करके है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, आज तो इसके बारे में कुछ बताने से मतलब आपको आइडिया नहीं आएगा कि व्हाट आई मीन टू से। तो न्यूमेरिक टाइप ऑब्वियसली नंबर, अभी आपके पास डेटा है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो नंबर्स तो रहेंगे, क्योंकि एनालिसिस जो भी किया जाता है वो मोस्टली नंबर्स के साथ ही किया जाता है, राइट। नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर करके, तो नंबर्स तो रहेंगे। तो नंबर टाइप का जो डेटा है वो दो टाइप में कैटेगराइज किया है। आपका जो नंबर रहेगा इफ ऐसे x इज इक्वल टू 10, ओके, विदाउट डेसिमल रहेगा तो उसको इंटीजर कहा जाएगा, इंट। इवन पाइथन भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। अभी डेटा टाइप कैसे चेक करने का, किसी भी वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर हुआ है ये अगर आपको चेक करना है इन केस ऑफ पाइथन, तो आपको टाइप नाम का एक फंक्शन है वो यूज करना होगा एंड उसमें वेरिएबल का नेम पास कर दो। अभी यहाँ से तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, इसको रन करने से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई एरर भी नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ चाहिए। बट अगर आपको यहाँ पे आउटपुट देखना ही है तो ही आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है, प्रिंट फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। ये कह रहा है कि क्लास इंट, तो क्लास क्या होता है, तो एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, जिसमें ऑलरेडी पाइथन में डिफाइन करके रखा है कि ये इस तरह से नंबर रहेगा, विदाउट डेसिमल नंबर रहेगा तो उसको इंटीजर टाइप कह दो। क्लास मतलब टाइप्स ही होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अभी हम नंबर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इंटीजर एंड डेसिमल में, बट अगर आपका यही नंबर, नेक्स्ट लाइन पे मैं रीअसाइनमेंट करता हूँ 10.345, ओके, एंड इफ आई से फ्लोट, फ्लोट मतलब मैं ये कमेंट करके लिख रहा हूँ, कमेंट के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया। ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये आपको लिखना है नहीं लिखना है, मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा था। नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वो कंफ्यूज ना को करने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या मिल रहा है आउटपुट, क्लास फ्लोट। ये वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का है, ये वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप का है। फ्लोट जब भी आता है तो आपको समझ लेना है ये डेसिमल्स में वैल्यूज है, डेसिमल्स में वैल्यूज है। तो ये नंबर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, और एक कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, देन बुलियन टाइप का डेटा, तो पाइथन बुलियन टाइप के डेटा को भी सपोर्ट करता है। एंड ओके, लेट्स कीप दिस एज इट इज। यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज करते जाता हूँ, इफ ऐसे x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू ट्रू। अभी ये ट्रू मतलब क्या होता है, तो ये पाइथन में आइडेंटिफिकेशन, ये टाइप ऑफ डेटा ही है। ओके, इसका डेटा टाइप बुलियन है एंड वैल्यू ट्रू है। हम आइडियली ट्रू फॉल्स को बुलियन टाइप कहते हैं, बट वो डेटा टाइप है, बुलियन जो है वो डेटा टाइप है, एंड वैल्यू जो है उसके दो ही वैल्यूज है बुलियन टाइप के, ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कह रहा है कि क्लास ऑफ बुल, तो बुल नाम का क्लास बनाया हुआ है कहीं तो भी पाइथन में, एंड उस टाइप का वैल्यू है इस वेरिएबल में, ये पाइथन हमें बता रहा है। ठीक है, वैसे आप फॉल्स के लिए चेक करोगे तो आपको क्लास बुल ही मिलेगा। देन टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा, आप अगर एक वेरिएबल लेके x में आप लिखोगे वेबचाम, तो ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है। पाइथन में टेक्स्ट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो मतलब सिंगल कोट में लिखो या फिर डबल कोटेशन में लिखो। एंड देन इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, तो आपको अब मिलेगा क्लास str।
अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे चेंज कर रहा हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब हम रीअसाइन कर रहे हैं ना, वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू अपडेट होगी, और जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी उसको रिटर्न किया जाएगा पाइथन प्रोग्राम में, ना कि पहले वाले वैल्यूज को, इसको रिटर्न किया जाएगा। बट यस, अगर मैं इसके पहले यहाँ पे प्रिंट एक्स कर देता हूँ, ओके, वैल्यू चेंज करने के पहले आप उसको यूज करते तो जो भी लास्ट रहेगा ये ट्रू फॉल्स वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो आउटपुट्स मिल जाएंगे, एक्स ही वेरिएबल है बट एक कह रहा है कि फर्स्ट वो है बुलियन टाइप का, फिर हमने उसको चेंज करके क्लास टाइप में बना दिया, ठीक है, मतलब ये सॉरी str टाइप में बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेरिएबल्स रीअसाइनमेंट काम करता है। जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगा उसको रेफरेंस किया जाएगा फर्दर लाइन्स ऑफ, मतलब उसके बाद जितने भी लाइन्स लिखोगे उसी वैल्यूज के साथ वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर लेगा। देन सीक्वेंस टाइप करके होता है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, तो एक लिस्ट बनाना है आपको। लिस्ट मतलब एक वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, मल्टीपल वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, या फिर किसी भी, और लेट्स से एग्जांपल प्राइस, प्राइस डेली चेंज होता है, हो सकता है राइट, शेयर मार्केट का प्राइस होता है। तो लेट्स से मैंने कहा विप्रो का शेयर है, आज इसका 390 प्राइस है, राइट, कल इसका 400 होगा, बाद में हो सकता है 380 होगा, राइट। अपडेट मतलब डेली चेंज होते हैं वैल्यूज, एक एग्जांपल है ऐसा। तो आपके पास ऐसे मल्टीपल वैल्यूज हैं एक ही टाइप के, एक ही टाइप के, तो एक ही टाइप मतलब डेटा टाइप नहीं है ये, फॉर एग्जांपल एक ही वेरिएबल के, या फिर अमाउंट होगा, आपके पास कोई भी लिस्ट होगा। चलो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सेल पे दिखाता हूँ, तो आपको ये मतलब ये किस तरह से डेटा टाइप काम करता है थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स से स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, एंड आप ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये आपका कॉलम का वैल्यूज है, ठीक है। तो पाइथन इसको जब रीड कर लेता है ना, तो स्टूडेंट नेम एज अ आपका वेरिएबल बनेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी ये आइडिया दे रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया इन द इजिएस्ट पॉसिबल वे। तो मैंने लिखा स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, बट अभी स्टूडेंट नेम आपके पास ओनली वन स्टूडेंट नेम है क्या, स्टूडेंट नेम वन रहता तो ठीक है, आप ए लिख के छोड़ देते, राइट, बट आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट नेम्स है। अभी इस तरह के वैल्यूज को, या फिर एक रो के वैल्यूज को, या फिर एक कॉलम के वैल्यूज को, टेबल से डेटा जब आप रीड करते हैं, तो वेरिएबल मतलब आपका कॉलम हेडर हो गया, बट उसके वैल्यूज तो मल्टीपल्स है। तो ऐसे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ना एक सीक्वेंस टाइप, मतलब इसको कलेक्शन टाइप भी कहा जाता है, इसको कलेक्शन टाइप भी कहा जाता है पाइथन में। ये डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन के, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को बिठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी, देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख सकते हैं सी, देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख सकते हैं डी, देन अगेन कॉमा सेपरेटेड। तो मैं इतने ही वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। एंड देन इस तरह से आपको उसको एक यूनिट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अभी पाइथन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, तो पाइथन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है एज अ टाइप ऑफ क्लास लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे जाके मैं, ये बहुत बड़ा वेरिएबल हो गया, आई विल से यस नेम, यस नेम, ठीक है। यस नेम का अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए हमेशा आपको टाइप नाम का फंक्शन यूज करना है, एंड देन प्रिंट, राइट। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन कर लेता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि क्लास ऑफ लिस्ट है, राइट, मतलब पाइथन आइडेंटिफाई कर लेता है ऑटोमेटिकली इस तरह से लिखने से भी, राइट।
तो इस तरह का जब भी डेटा होगा, कॉलम का डेटा होगा या फिर रोज का डेटा होगा, तो सपोज मान लीजिए आपको एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होगा, उस टाइम पे आपको ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा, ये टाइप का डेटा यूज करना होगा इन केस ऑफ पाइथन। ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कभी कभी इसको एरेज भी कहा जाता है, एरेज। बट एरे का लिमिटेशन होता है, वो एक ही टाइप के वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे पाइथन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी टाइप का वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। आप नंबर्स लिखो एज आइटम, यहाँ पे नंबर लिखो, यहाँ पे नेम मतलब टेक्स्ट टाइप का डेटा लिखो, ट्रू फॉल्स लिखो, डेट टाइप का डेटा लिखो, कुछ भी लिखो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली और एक टाइप है इसका, टपल करके। ओके, सेम टाइप है, सेम टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये कलेक्शंस है, कलेक्शंस मतलब एक सिंगल वैल्यू में, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। ठीक है, तो ये कलेक्शन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसको लिस्ट कहा जाएगा, नहीं तो आपको ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसको टपल कहा जाएगा। अभी आप कहोगे इसका ये इस तरह से दो क्यों बनाए, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक डेटा टाइप के लिमिटेशंस होंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब इसको डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड अ सेपरेट सेशन ऑन दिस कलेक्शन, so on that time I will discuss in detail why they are or how they are differ from each other. Similarly और एक है मैपिंग टाइप का, मैं सॉरी उसके पहले सेट एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, तो सेट टाइप का मतलब क्या होता है, तो सेट टाइप का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, यही चीज आप अगर करली ब्रैकेट में लिखोगे तो उसको सेट कहा जाता है। ठीक है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो अब आपको आउटपुट मिल रहा है क्लास सेट। ठीक है, तो क्लास सेट है, मतलब ये तक क्या करली ब्रैकेट्स में। अभी अगर ये मतलब ठीक है चलो, ये लिस्ट क्या है, टपल क्या है, इसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, इट इज़ फाइन। आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, एंड जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से लिख के, करली ब्रैकेट्स यूज करके, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके और राउंड ब्रैकेट यूज करके। ओके, मैपिंग टाइप करके एक काइंड ऑफ डेटा टाइप है। ओके, मैपिंग टाइप, अभी मैपिंग टाइप मतलब आपके पास डेटा रहता है, जैसे कि मैंने एक्सेल तो बंद कर दिया। ओके, यहीं पे एग्जांपल मैं सपोज ले लेता हूँ। सो इफ आई कम हियर, यहाँ पे लेट्स से कभी कभी आपका रिजल्ट पब्लिश होता है यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश के मार्क्स, राइट। आपको लेट्स से कुछ तो भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मराठी, देन लेट्स से 80, देन हिंदी 90। तो इस तरह से आपका डेटा है, राइट। ये जो नंबर है, ये नंबर एसोसिएटेड विद, मीनिंग द वैल्यू इज एसोसिएटेड विद इट्स की, राइट। इसको की कह सकते हैं, एक सब्जेक्ट। ओके, तो ये की तो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन रहेगा, क्या वैल्यूज कॉमन रहेंगे? नहीं रहेंगे। बट अगर आपके पास सपोज मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी डेटा रहेगा जो की एंड वैल्यू पेयर में है, की एंड वैल्यू पेयर में है, जैसे कि आपका नेम होगा, लास्ट नेम या फिर सर नेम, उसके बाद सर नेम होगा। तो ये जो फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आप दो पैरामीटर्स देते हैं। आपको पता होता है कि नेम डालना है, तो नेम बाय डिफॉल्ट सिस्टम से लिया जाता है, नेम करके जो वेरिएबल है। बट जो आप इनपुट देते हैं, आपका नेम एंटर करते हैं, उसको एज अ वैल्यू लिया जाता है। फॉर्म तो सबके लिए एक ही रहेगा, बट उसके नेम्स तो अलग अलग रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो उस टाइप में मतलब वहां पे ऑब्वियसली हमें जरूरत होती है, ये इस टाइप का भी डेटा होगा, हो सकता है, होना भी चाहिए, राइट। तो अगर इस टाइप का डेटा है तो उसको पाइथन में कैसे हैंडल करोगे, तो इस टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए यहाँ पे डिक्ट करके कंसेप्ट है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी में जैसे की एंड वैल्यू का पेयर होता है, वैसे ही यहाँ पे पाइथन में भी एक डिक्शनरी नाम का कंसेप्ट है, जो आपको इस तरह के वैल्यू, बट उसको भी लिखने का तरीका सेम ही है। इफ ऐसे डी इज इक्वल टू, ओके, एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में आपको लिखना है नेम। एग्जाम्पल मैं थोड़ा अलग ले रहा हूँ, या फिर यही ले लेते हैं, ठीक है, ENG इंग्लिश के लेट से 89 मार्क्स, कॉमा डी के
कॉमा मराठी के, इसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए जब की एंड वैल्यू यूज किया जाता तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं से 80, मतलब यहाँ पे कोलन यूज करते हैं की एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। जब डिक्शनरी मैपिंग टाइप का डेटा, राइट, यहाँ पे हर एक वैल्यू एसोसिएटेड होता है उसके अगेंस्ट जो भी की होगा उसके साथ। तो इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए डिक्शनरी नाम का डेटा टाइप यूज किया जाता है। ओके, तो अलग अलग टाइप के डेटा के साथ डील करने के लिए आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें पाइथन में बनाए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है नन टाइप। अभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है डेटा में कि कभी कभी वैल्यू ही नहीं रहता, आपके पास भी ऐसा डेटा हो सकता है, वैल्यू नहीं रहता। तो एक्सेल में तो हम उसको ब्लैंक कहते हैं, राइट, इन केस ऑफ एक्सेल। बट पाइथन में उसको नन कहा जाता है, नन। ओके, एक्सेल में जिसको हम ब्लैंक कहते हैं, राइट, हम कहते हैं ये सेल ब्लैंक सेल है, एम्प्टी सेल है, राइट। तो उसको पाइथन में कैसे हैंडल किया जाएगा, तो नन टाइप के साथ हैंडल किया जाएगा। एंड अगर इफ आई से प्रिंट टाइप ऑफ ब्लैंक, ये ब्लैंक नाम का वेरिएबल बना दिया है। ओके, ये तो एक्सेल का रेफरेंस है, एक्सेल में इसको ब्लैंक कहते हैं, तो मैंने ब्लैंक नाम का बना दिया एक्स इज इक्वल टू, सो दैट आपको ये समझने में आसानी होगी कि ब्लैंक इज इक्वल टू नन। पाइथन में उसको नन कहा जाता है जो एक्सेल में ब्लैंक होता है। उसका डेटा टाइप देखोगे तो नन टाइप है। ऑब्वियसली नन मतलब क्या होता है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है वहां। तो उसका डेटा टाइप कैसे होगा, तो डेटा टाइप ही नहीं होगा, वैल्यू नहीं है तो कैसे टाइप आएगा, राइट। इसलिए उसको एक उन्होंने मतलब पाइथन में और एक टाइप बनाया हुआ है जो नन टाइप, नन मतलब ब्लैंक डेटा को नन टाइप से रेफर कर लेता है। देन डेट एंड टाइम करके डेटा टाइप होता है। ऑब्वियसली ये सारे मतलब आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन लेवल का डेटा रहेगा तो उसमें डेट्स आते हैं। आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का डेट्स रिकॉर्ड होते हैं, कौन से डेट पे आपने क्या ट्रांजेक्शन किया। तो डेट टाइम का डेटा भी हमारे पास होता है, राइट। तो पाइथन में उसको हैंडल करने के लिए डेट टाइम डॉट डेट टाइम, पाइथन डायरेक्टली डेट को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी उसकी इंस्टॉल करनी होती है डेट टाइम करके। बट यस, वो लाइब्रेरी यूज करने से आप मतलब डेट के साथ काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका मतलब सिंटैक्स मैंने लिखा है वाई 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 एम एम डी डी, इस तरह से आपको वैल्यूज पास करने होंगे। ये वैसे 2023 कॉमा लेट्स से 10 एंड 21 इस तरह से लिखूंगा। नाउ लेट्स सी ये एरर देता है या काम करता है। ओके, प्रिंट देन ओके, सो डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड, राइट। ये देखो, एज आई सेड पाइथन डायरेक्टली इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो डेट टाइम इसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा पाइथन को। पाइथन बोल रहा है कि ये क्या नया चीज़ है, राइट। आप डेट टाइम तो लिखे पर ये क्या है, तो कोई भी लाइब्रेरी होगा एक्सटर्नली आ रहा है तो उसको इस तरह से इंपोर्ट करना होगा। देन अभी आप रन करोगे तो ये देखो, ये बोल रहा है डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाम का क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, मतलब डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है इन केस ऑफ पाइथन। ये डिवीजन है, बस कुछ नहीं है। डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, ये जो अलग अलग टाइप का डेटा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टाइप का है, क्योंकि टाइप पता होने से आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे। ऑब्वियसली क्यों करोगे डिवाइड, क्योंकि वो ऑपरेशंस है नहीं उस टाइप के। टेक्स्ट टाइप के डेटा के ऊपर आप कॉन्केटेनेट करोगे, क्लीन करोगे, स्पेस हटाओगे, राइट। तो इस तरह के ऑपरेशन, तो पहले आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप मालूम होने से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशंस उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर हम करने वाले हैं, कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इतना तो आइडिया एज अ डेटा एनालिस्ट हमें होता ही है, ठीक है। ये कस्टम टाइप करके जो होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। जब आप
क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक आपने क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास str, क्लास ये लिस्ट, क्लास टपल, क्लास से डिक्ट, नन टाइप, ओके, ये सारी चीजें देखी है। बट ये कैसे होता है, तो ये बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग होता है जिसको ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन करके रखा है। इस टाइप में डेटा आएगा वेरिएबल में, तो उसको इस क्लास में कंसिडर करने का है, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा पार्ट अलग है, बट इट इज फाइन, हम देख लेंगे उसको। जब देखेंगे तो आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो ये क्लास 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 बता रहा था, ये क्लास क्या है, ठीक है। अभी हमें फोकस करना है, डेटा टाइप्स पता चल गए, तो हमें नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखने हैं। ऑब्वियसली डेटा टाइप पता होने के बाद आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था नंबर टाइप का डेटा होगा। अभी नंबर टाइप का डेटा तो आपको पता चलता है, नंबर टाइप का डेटा है तो आप ऑपरेशंस डिसाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, फ्लोर डिवीजन करना है, ओके, तो ये मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर निकालना है, जो भी करना है वो। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ठीक है। एंड आपको इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि अभी आपको पता है ये नंबर है, नंबर के ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो पाइथन ने उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस यूज किए हैं ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए। मतलब आपको एडिशन करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपको एक सिंबल यूज करना होगा एडिशन का, जो प्लस का सिंबल है। सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस का यूज करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्ट्रिक करके जो सिंबल है वो यूज करना होगा, डिवीजन करना है तो ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा, ठीक है। फ्लोर डिवीजन करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा। अभी फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है, ये सिंपल सिंपल ऑपरेशन है, ये समझने जैसे, मतलब इसमें कुछ परफॉर्म करके दिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ऑपरेटर यूज करना है। लेट्स से आपको यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, z इज इक्वल टू, इफ आई से x डिवाइड बाय y, तो आपको पता है आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट z, एंड ये जो प्रोग्राम है मैं अभी तक कमांड प्रॉम्प्ट से रन करता था, बट अगर आपको मतलब आप सबलाइम यूज करोगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा सच ओपन करने की जरूरत नहीं है। इवन विजुअल स्टूडियो कोड यूज करोगे तो भी कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करने का। यहाँ पे टूल्स में जाना एंड यहाँ पे देखो बिल्ड करके है, बिल्ड कंट्रोल बी, उसको रन करोगे तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा 0.5, ठीक है। ये इस टूल का मतलब ये जो सबलाइम टेक्स्ट है इसका फीचर है कि यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। अभी वहाँ पे एक शॉर्टकट भी लिखा था कंट्रोल बी, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज करता हूँ, अभी डिवीजन तो हमें 0.5 मिल गया, फ्लोर डिवीजन मैं यूज करता हूँ एंड कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, आपको आउटपुट तो रन हो रहा है, आपको आउटपुट 0 मिल रहा है, दैट इज फाइन। मैं बताता हूँ वो 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन आप यूज करते हो, सपोज आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसमें जो डेसिमल्स आ रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको ओनली इंटीजर नंबर्स चाहिए, डेसिमल्स में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, जो आपको हमेशा इंटीजर नंबर ही रिटर्न करेगा, हमेशा इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोर डिवीजन के बाद मॉड्यूलस करके ऑपरेटर है। कभी कभी डिवीजन करना है आपको, डिवीजन करने के बाद हमें ये तो मतलब जो डिवीजन हो के आउटपुट मिल रहा है वो दे रहा है, राइट। बट आपको सपोज मान लीजिए कि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलता है वो चाहिए। जैसे कि ये मेरा नंबर है, मैं x डिवाइड बाय y कर रहा हूँ तो 99 मेरा नंबर है, राइट। इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलता है ये मुझे चाहिए। अगर मैं नॉर्मली डिवीजन करता हूँ तो ये मुझे पॉइंट में देगा 4.95, बट मुझे फ्लोर डिवीजन अगर अगर करना है, ओके सर, फ्लोर डिवीजन नहीं, फ्लोर डिवीजन तो हमने देखा इंटीजर, ओके। ये भी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, रन कर देता हूँ। तो देखो जहां तक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उस स्टेप तक जाएगा, उसके बाद डिवीजन नहीं करेगा, वो नंबर डायरेक्टली आपको रिटर्न कर देगा। ये तो आपको मिल रहा है डिवीजन करके एक आउटपुट मिल रहा है, बट लेट्स से आपको रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए तो आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर पाइथन में परसेंटाइल सिंबल यूज करने से,
तो हर एक सिंबल के लिए उन्होंने मीनिंगफुल बनाया हुआ है। तो पाइथन इसको कभी परसेंटेज कंसिडर नहीं करेगा, पाइथन इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। अभी 20 से अगर 99 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आने वाले, 19, तो 19 आएगा, राइट। यहाँ पे मैं 21 लेता हूँ, रन करते तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर आपको इस तरह से मिल जाएगा। देन एक्सपोनेंशियल पावर निकालना है किसी भी नंबर का, ओके। मुझे क्या करना है, 20⁻21 करना है। यहाँ पे पावर डबल एस्ट्रिक यूज करो, सिंगल एस्ट्रिक यूज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 20 × 21 420 आ रहा है। बट अगर पावर निकालना है तो 2 टाइम्स एस्ट्रिक्स यूज करो एंड देन रन, कंट्रोल भी दबाओगे तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है। और एक ब्यूटीफुल चीज है पाइथन की, कितना भी बड़ा नंबर आप रिपीट कर सकते हैं पाइथन में, पाइथन उसको हैंडल कर लेता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10-15 नंबर्स तक ही नंबर्स को हैंडल किया जाता है, उसके बाद वो आउट ऑफ रेंज का एरर दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है, पाइथन में इसको 3 टाइम्स पावर तो नहीं होगा, ओके। क्यूब निकालना है तो काइंड ऑफ थिंग्स भी अपन वी कैन डू, इवन यू कैन मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ अनदर नंबर, आई विल से 2, ओके, एंड देन इफ आई रन, तो इतना बड़ा नंबर कितने डिजिट्स है आई डोंट नो, मल्टीपल बहुत सारे डिजिट्स है इसमें, ऑलमोस्ट 20+ डिजिट्स होंगे। पाइथन आप इसमें 1000 डिजिट भी रख सकते हैं, पाइथन नंबर उतने बड़े साइज के नंबर्स को इजीली हैंडल कर लेता है, कोई एरर नहीं देगा, साइंटिफिक एरर वगैरह कुछ नहीं देगा पाइथन। आप इसमें 100 लेंथ वाला, 100 नंबर्स वाला भी एक बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं इनके सब पाइथन। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना बड़े नंबर्स के लिए सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अभी ये तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन नंबर्स है तो, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ना कंडीशन बेस्ड, इवन एक्सेल में भी आप इफ एल्स लगाते हैं, राइट। एंड इफ एल्स लगाने के लिए आप क्या बेस यूज करते हैं, तो आप 2 वैल्यूज को चेक करते हैं, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आपको बुलियन वैल्यू चाहिए होता है। अभी बुलियन वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप कुछ तो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स इवन एक्सेल में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। तो हियर यहाँ पे ऑपरेटर्स है लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है। देन ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू, लेस दैन और इज इक्वल टू, देन लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू। अभी ओनली इज इक्वल टू यूज करोगे तो ये ऑपरेटर हमने देखा है कि इसको यूज किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। अभी इससे वैल्यू असाइन होगा, बट हमें तो वैल्यू कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बनाने के लिए डबल इज इक्वल टू यूज करना होगा। ये पाइथन का सिंटैक्स है, ठीक है। अभी एक्सेल में नॉट इज इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है, पाइथन में इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉलोड बाय इज इक्वल टू लिखना होगा, ये आपका नॉट इज इक्वल टू बन जाता है पाइथन में, ठीक है। ये 6 ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स कंपैरिजन करके आपको एक बुलियन आउटपुट देते हैं, राइट। यही इसी को मतलब इनके सब पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है, या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, ओके। इट ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ये 6 ऑपरेटर्स, ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, लेस दैन और इज इक्वल टू, इज इक्वल इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी इन ऑपरेटर्स को यूज करना है, कंपेयर कैसे करोगे, डायरेक्टली वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आपको वैल्यू स्टोर करके कंपेयर करना है तो आपको वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। मैं अभी यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बट रियल टाइम में आप किसी भी टाइप का वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, इफ आई से प्रिंट एंड इफ आई से एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ये फॉल्स है, राइट। एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है। मैंने इसको रन किया, आउटपुट देखो फॉल्स, राइट। अब आउटपुट तो फॉल्स आ रहा है, आउटपुट सही आ रहा है, बट मुझे कंपेयर करना है दोनों इक्वल है या नहीं है, तो आप इज इक्वल टू नहीं यूज कर सकते, सिंगल इज इक्वल टू यूज करने से आपका असाइनमेंट बन जाएगा। आपको कंपैरिजन करना है तो इस तरह से डबल इज इक्वल टू लिखना होगा। ये स्पेस दो नहीं, दो कुछ नहीं है, मैं बट अच्छा दिखने के लिए मैं बस स्पेस दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे स्पेस देना।
ठीक है, तो अब आपको मिलेगा ट्रू, क्योंकि ये दो इज इक्वल टू है। नॉट इज इक्वल टू लिखने से आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। तो लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट जब आता है तब आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर्स ऑब्वियसली यूज करने होंगे, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी है, इफ एल्स काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसमें ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं टू रिटर्न द बुलियन वैल्यू, बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन जो होता है वो बुलियन वैल्यू के ऊपर होता है। उसमें दो एक्सप्रेशन हम पास करते हैं, अगर सही होगा तो क्या आउटपुट होना चाहिए, गलत होगा तो क्या आउटपुट होना चाहिए, तो वहां पे ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी आपको मोर देन वन कंडीशन देना है एक सिंगल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन करना है तीनों के बीच में। अब तीनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए तो ऐसा सच पाइथन में कोई प्रोविजन नहीं है। आप कैसे करोगे? आप या तो x इज इक्वल टू कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y कर सकते हैं, या फिर आप x इज इक्वल्स टू z कर सकते हैं, ओके। ये ऑपरेटर्स वो वैल्यू को ही कंपेयर करने के लिए है जो हमने देखे, कंडीशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर दो ही वैल्यू को कंपेयर करने हैं। बट मोर देन टू वैल्यूज अगर कंपेयर करने हैं तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने होंगे। उसमें से भी दो ऑपरेटर्स है, एक एंड है, एक और है, ओके। अभी यहाँ पे पाइथन में ऐसा कोई सिंबल वगैरह यूज नहीं किया जाता, ये आपको एंड लिखना होगा। यहाँ पे लिखो प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखोगे तो आप x इज इक्वल टू वाई, ये क्या, ये कंडीशन ट्रू है या गलत है? ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है। एंड देन सेकंड कंडीशन देखोगे तो x इज इक्वल टू z। अभी हमारे पास दो ट्रू एंड फॉल्स है, बट हमें तो रिजल्ट एक ही चाहिए, इधर ट्रू चाहिए इधर फॉल्स चाहिए। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने से बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यू डिराइव कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, ठीक है। एंड ऐसे ही मल्टीपल एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट होगा, बुलियन रिजल्ट होगा, उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी उसके कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि इट विल रिटर्न ट्रू only if all the conditions separated by and operator are true, ओके। तो ये इसका लिमिटेशन है या फिर इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। ये तभी ट्रू बताएगा जब सारे कंडीशंस का आउटपुट ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर से जितने भी कंडीशंस आपने सेपरेट किए, जितने भी एक्सप्रेशंस आपने सेपरेट किए हैं, अगर वो सारे ट्रू 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 रिटर्न करते हैं तो ही एंड ऑपरेटर कहेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल से फॉल्स, ओके। सिमिलरली और ऑपरेटर है, so it will return true it will return true when at least one of the expression return true, ठीक है। तो एकदम उल्टा काम करता है। एंड आपको यूज करना है जब आपको ऐसा सिचुएशन है कि सारे कंडीशन ट्रू होने के बाद ही समथिंग करना है, यू नीड टू डू समथिंग व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। तो इन दैट केस हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। बट आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है एंड उसमें से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होगा एंड उस एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो यू हैव टू डू समथिंग, तो उस केस में हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर।
आपका जो रिजल्ट है उसको इन्वर्ट करने के लिए आइडियली इसको कहा जाता है, मतलब आपका जो ट्रू में रिजल्ट है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए, बट फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट आइडियली इसका लॉजिक जो है वो अलग है। ओके, तो लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक निगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, निगेटिव स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए। अभी निगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। आइडियली आप देखोगे तो नंबर सही है, that returns true, right? But if I say x is equal to z, अभी ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, मतलब दैट इज गोइंग टू रिटर्न अस अ फॉल्स, राइट? x इज इक्वल टू z हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अभी फॉल्स को, इस फॉल्स को, निगेटिव जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एज आई सेड, इफ आई से x इज इक्वल टू z, क्या ये ट्रू है? नहीं है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, राइट? बट अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे, नॉट x इज इक्वल टू ट्रू, क्या आपका स्टेटमेंट सही बन रहा है? राइट, मतलब जो हमारा फॉल्स आउटपुट हमें फॉल्स मिलने वाला है, उस स्टेटमेंट को चेंज करके, उसका मीनिंग चेंज करके, उस फॉल्स वाले आउटपुट को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए नॉट को यूज किया जाता है, जबकि ये हमें निगेटिव आउटपुट देने वाला था, आपको पॉजिटिव आउटपुट चाहिए था, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नॉट यूज कर सकते हैं। तो मतलब जैसे आप स्टेटमेंट बनाते हैं उसके ऊपर है, ठीक है? तो इस तरह से एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं टू गिव द मल्टीपल कंडीशंस। या ब्रह्मा जी, एक दो सिनेरियो बता सकते हैं क्या नॉट के लिए? मतलब ओके, सिनारियो एक तो यही है, बट लेट्स से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल या लाइव एग्जांपल, समथिंग जो आपने एक्सपीरियंस लाइव किया हो। एग्जांपल ही लेंगे। आपका एक सिटी का लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ओके, लेट मी ओपन दी एक्सेल। नॉट कब यूज करने का, ठीक है? सो इफ आई से आपका एक सिटी का ये है, इसमें हमने लिखा है पुणे, देन लिखा है मुंबई, ओके, देन लिखा है बैंगलोर, देन लिखा है इफ आई से सोलापुर, ओके, देन इफ आई से नांदेड़, ओके। तो इस तरह से सिटीज़ है। एंड मान लीजिए आपका पास, इसको मतलब यूज़ कब किया जाता है, ओके? सो इसको यूज़ किया नॉट को यूज़ कब किया जाता है? तो ये नांदेड़ और भी सपोज मान लीजिए 10-15 सिटीज़ है आपके पास, या फिर आप एक एग्जांपल अगर लेना है तो एक डेट का रेंज होगा, कोई भी रेंज, बहुत बड़े एक लिस्ट होगी किसी भी टाइप के वैल्यूज की, ठीक है? अभी उसमें नॉट यूज कब करना होता है, उसमें नॉट कब यूज करना होता है? तो आपको फिल्टर करना है डेटा, राइट? आप डेटा को यहाँ पे जाके फिल्टर करना है। चलो मान लीजिए ये जो है ये रिपीट हो रहा है अभी, मतलब ऐसे सिटी के लिए बहुत सारा डेटा है आपके पास, डेटा है, एंड आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहा है। बट अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अभी मेरे पास 6 ही है, बट कंसिडर कर लीजिए आपके पास 20-30 प्लस है। 30 में से आपको 29 कंट्री का डेटा चाहिए, सॉरी 29 सिटी का डेटा चाहिए, 1 सिटी का डेटा नहीं चाहिए, ओके? अभी 1 सिटी का डेटा अगर नहीं चाहिए तो आप 29 सिलेक्ट करोगे या 1 को इग्नोर करोगे? तो ऑब्वियसली 1 को इग्नोर करना इजी है, राइट? तो अभी एक्सेल में भी हम इसको कर दे, जब फिल्टर करना है, इफ आई गो एंड यहाँ पे देखो इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू यूज करके, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू यूज करके इसमें से पुणे एंड देन इक्वल्स टू यूज करके, तो यहाँ पे 2 ही कंडीशंस हम मतलब अनलकीली दे सकते हैं एक्सेल में इन केस ऑफ, ओके, बाय यूजिंग एंड एन और ऑपरेटर। बट लेट से आपको यहाँ पे पुणे के लिए नहीं चाहिए, पुणे छोड़ के बाकी सबका चाहिए, तो इसको ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना, नॉट पुणे। नॉट पुणे
बट आपका फिल्टर जो होता है वो ट्रू के बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। तो आप डज नॉट इक्वल्स टू कहोगे एंड ये यहाँ पे आप अगर पुणे कह दोगे, इफ आई रन दिस, आपका ओनली पुणे को हटा दिया जाएगा, बाकी रखा जाएगा। तो इसी टाइप का फिल्टरिंग अगर आपको प्रोग्रामिंग में करना है तो वहां पे नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। ओके। लिखने के टाइम तो लिखोगे आप सिटी इज इक्वल टू पुणे, बट आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, राइट। अभी और हाँ, और थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा जब हम एक्चुअल में कोड लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने उस लेवल तक नहीं गया। मैं आपको बस अभी बेसिक बता रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे भी लिख सकता था। यहाँ पे लिखने से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको लूप्स किस तरह से लिखते हैं कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो डेटा जब आपको फिल्टर आउट करना होता है किसी एक सिंगल, इवन आप एसक्यूएल के साथ फैमिलियर हैं तो वहाँ पे भी हम वेयर क्लॉज में नॉट इन लिखते हैं, राइट। आप अगर मल्टीपल लेट्स से आपके पास आपका XYZ कंपनी है, वो कंपनी अलग अलग सिटीज में मतलब उनका ऑफिस है, प्लांट्स है। अभी 10 प्लांट मतलब 10 कंट्री में है, 10 कंट्री के थाउजेंड्स ऑफ सिटीज में उनका एग्जिस्टेंस है, या फिर लेट्स से 50 प्लस सिटीज में फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस है। 50 प्लस सिटीज में एग्जिस्टेंस है, तो आप अगर इसमें एसक्यूएल में जाके, मैं मतलब अलग इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। पाइथन में भी मैं बता दूंगा ये किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, वेयर क्लॉज लिखोगे, वेयर देन आप लिखोगे सिटी इन, ठीक है। कंडीशंस में इन करके आप यहाँ पे 50 नेम्स लिखोगे, वो बेटर है। मतलब एक सिटी नहीं चाहिए, 2 सिटी नहीं चाहिए आपको, तो 50 नेम्स लिखना बेटर है जो चाहिए वो, या फिर जो नहीं चाहिए, जो 2 सिटीज है जिसका डेटा आपको नहीं चाहिए वो लिखना बेटर है। तो ऑब्वियसली 2 सिटीज का डेटा लिखना बेटर है हमारे लिए, राइट। तो वहां पे हम नॉट इनको इस तरह से भी लिखते हैं। मतलब यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ सिनारियो, दैट्स व्हाई मैंने ये एग्जांपल लिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुणे एंड सपोज मान लीजिए मुझे मुंबई का डेटा नहीं चाहिए, बाकी ऑल जो भी 48 सिटीज का डेटा है वो मुझे चाहिए, तो वहां पे ये नॉट इन काम में आता है। ओके, गॉट इट और स्टिल यस नॉट गॉट इट। गॉट इट। ओके, तो मतलब आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट आपको ये स्टेटमेंट बताता है कि आपको पुणे एंड मुंबई चाहिए, बट नॉट इसमें उसको उल्टा कर देता है। नॉट क्या कर लेता है, बोलता है पुणे एंड मुंबई नहीं चाहिए। ओके, तो मतलब एक सिंटैक्स को, मतलब एक स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम में आता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको कुछ 10 वैल्यूज है, उसमें से 2 नहीं चाहिए, 8 चाहिए करके लिखने से अच्छा मुझे 2 नहीं चाहिए कर कहना ईजी है। तो वैसे सिचुएशन में मतलब हमारा जो भी हमारा वर्बल लैंग्वेज है उसी तरह से ये इसको यूज करना है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। देन नॉट नॉट ऑपरेटर का डन। देन लेट्स से असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी पाइथन में अलग अलग तरीके से असाइनमेंट किया जा सकता है। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, वैल्यू को किस तरह से असाइन करना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इवन सिंपल है, सिंपली हम x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। 10 लिखने से क्या होगा, आपकी वैल्यू तो x को असाइन हो जाती है, बट लेट्स से इसके ऊपर एक ऑपरेशन करके फिर इसको वैल्यू असाइन करना है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको प्लस इज इक्वल टू लिखना होगा, ठीक है। मुझे x का वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे अपडेट करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू मतलब ये जो x है, एग्जिस्टिंग x का वैल्यू है, उसमें हमें और 10 ऐड करना है। ओके, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग में, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अभी आप कहोगे x इज इक्वल टू एक्स, देखो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रहा है, तो पाइथन कभी भी इसको वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा। ये लेफ्ट साइड के जो भी होगा वो वेरिएबल ही रहेगा हमेशा, राइट साइड में जो लिखा है उसको वैल्यू दे देगा। तो वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे वो मतलब इस तरह से बन जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है। तो अभी 10 प्लस 10 बन गया, 10 प्लस 10 20 हो गया फॉर एग्जाम्पल। सो इफ आई से x इज इक्वल टू, आपको आउटपुट मिलेगा 20, राइट। यही चीज अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करके करना है इन केस ऑफ पाइथन, तो इफ आई से x मुझे प्लस भी करना है एंड देन इज इक्वल टू भी करना है, 2 चीजें मैं साथ में कर रहा हूं, ये एडिशन भी होगा एंड असाइनमेंट भी होगा। तो इस तरह से ऑपरेटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं लिखूँ 10, ठीक है,
यहाँ पे आप देखोगे x का वैल्यू प्रिंट ऐसे, बट ये कब पॉसिबल है इस तरह से लिखना, जब आपका वेरिएबल वही रहने वाला है, उसको रीअसाइन करने वाले हैं एंड उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, ठीक है, वो टाइम पे आपको इस तरह से लिखना पॉसिबल है। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा प्रिंट 10, तो दोनों का आउटपुट सेम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 हो रहा है, राइट, x इज इक्वल टू एक्स। तो ये इस तरह से नहीं लिख सकते इज इक्वल टू, जो मैथमेटिक्स में लिखा है वैसे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 मैंने बस वो समझाने के लिए लिखा था, वैसा कभी नहीं लिखना है, जैसे मैथ्स में हम लिखते थे स्टेप बाय स्टेप, वैसा प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं होता है, वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेगा 10 + 10 एंड आपको यहाँ पे 20 मिल जाएगा, राइट। इवन ये 20 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको दोनों ए एक्सप्रेशन का आउटपुट एंड ए एक्सप्रेशन का आउटपुट चेक करना है। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस किया, ओके, 1 says 20, अनदर 1 says 30। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है बताता हूँ, हम वेरिएबल सेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो रहा है, 10 + 10 20 हो रहा है। अभी मैंने एक बताया था कि वेरिएबल जब अपडेट होगा, यहाँ पे अगर अपडेट होता है तो उसका वैल्यू एज इट इज फर्दर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 + 10, 20 + 10, चलो ये तो पता चल गया, ये वाला एक्सप्रेशन हमें 10 + 10 20 दे देता है, इसको हटा देता हूँ। अब देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 20 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इसका मीनिंग ही होता है, ये ऑपरेटर का मतलब इंटरनली ये इस तरह से काम करता है, इज इक्वल टू, ओके मैं कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि कुछ अफेक्ट ना करे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इस तरह से ये कर देता है उसको इंटरनली, एंड उसकी वैल्यू रीअसाइन अगेन x को ही कर देता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसे आपको जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं नंबर के साथ, वैसे ही सब्सट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे माइनस लिख के इज इक्वल टू कर दो, रन करने पे ये आएगा 10 - 10 0 हो गया, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, मॉड्यूल असाइनमेंट करना है, ओके, मतलब अब मॉड्यूल असाइनमेंट का, ये तो मल्टीप्लिकेशन का आप आसानी से समझ जाओगे कि x × 10 करके x को रीअसाइन करना है, ठीक है, मैंने इसको रीअसाइन कर लिया, 10 × 10 100 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये इंटू कर देगा। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या होगा, एंड इफ ऐसे यहाँ पे 11 है, ओके, तो ये जो 11 है, 11 को 10 से डिवाइड किया जाएगा एंड रिमाइंडर को x में असाइन किया जाएगा, इसका आउटपुट होना चाहिए 1। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये इस तरह से काम करते हैं, जो वैल्यू असाइन भी करते हैं, असाइन करने के पहले उस वैल्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी करते हैं। जो भी ऑपरेटर यूज करोगे, प्लस यूज करो, माइनस यूज करो, मल्टीप्लिकेशन यूज करो, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन और भी कुछ पाइथन के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी चेक करना है किसी वेरिएबल को, ये सेम है या नहीं है, ओके, इफ आई से x इज इक्वल टू 11, इफ आई से y इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ओके, इज x इज y, तो ये एक ऑपरेटर है, यहाँ पे इज मतलब ये कंपेयर करेगा दोनों सेम है या नहीं है। अभी लेट्स रन दिस, इसका आउटपुट प्रिंट करके देखेंगे, and if I run this, so it says true, right, it says true, मतलब is equal to है या नहीं है ये चेक कर रहा है। x is not, x not is मीनिंग उल्टा लिखा मैंने शायद, ओके, x not is not इस तरह से होना चाहिए, x is not y। इसको रन करोगे तो फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये सेम है, बट लेट्स से यहाँ पे मैं वैल्यू रन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेम असाइन कर लेता हूँ, फिर भी ये गलत बोल रहा है, क्यों? तो ये जो इज ऑपरेटर है, ये चेक क्या करता है, ओके, तो ये इज ऑपरेटर चेक क्या कर लेता है, तो ये इसका मेमोरी एड्रेस चेक कर लेता है, नॉट अ वैल्यू।
ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब ये आपको कब यूज करना है, जब चेक करना है आपको कि एक्स एंड वाई एक ही मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुए हैं या नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी एड्रेस अगर चेक करना है आपका वेरिएबल का, तो आपको आईडी नाम का फंक्शन यूज करना होता है, आईडी ऑफ एक्स। ऑब्वियसली आपको प्रिंट करना होगा, प्रिंट के सिवा हमें आउटपुट देखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। एंड ये वाई, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, ये देखो दो मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं, दो मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं 7304। ओके, सेम ही एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी ये दो अलग अलग रेफरेंसेस है, दो अलग अलग रेफरेंसेस है। इस तरह से मतलब वैल्यू सेम होने से ये इस तरह से कर रहा है। अगर वैल्यू चेंज होता है मतलब वो सेम ही आईडी को रेफर करेगा, बट वैल्यू चेंज होता है तो देखो रैम में अलग, ये रैम के एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। ये हमें समझ में नहीं आते कि ये नंबर क्या है, कैसे आते हैं, किस तरह से, ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आईडी देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू वाई, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x इज नॉट वाई। देखो यहाँ पे फॉल्स इसलिए मिल रहा है, ये कह रहा है कि दोनों एक ही आईडी को रेफर कर रहे हैं, सेम आईडी को रेफर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, x इज वाई ही है, राइट। मतलब आप अभी पाइथन किस तरह से डील करता है, सपोज मान लीजिए ये जो 11 स्टोर करने के लिए ये क्या कर लेता है, 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम कर लेता है, 4 बाइट का रैम कंज्यूम कर लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अभी फिर से 11 स्टोर करने के लिए इसने क्या करना चाहिए, 4 बाइट लेना चाहिए, राइट। बट मैंने एक बताया था ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो पाइथन क्या कर लेता है, वैल्यू सेम है ना, क्यों उसको अलग से स्टोर करने का, इससे अच्छा उसी का ही एड्रेस इसको असाइन कर दो। इसीलिए हमें दो अलग अलग वैल्यू डिफरेंट होगा तो डिफरेंट एड्रेस मिलेगा, राइट। नहीं तो एक ही एड्रेस को, मतलब एक्स को भी वही एड्रेस दे देगा, वाई को भी वही एड्रेस दे देगा, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू सेम है। इससे क्या हो जाएगा, आपने ऐसे 11 वैल्यूज के सपोज 10 वेरिएबल्स बना दिए, तो 10 इंटू 4 बाइट्स 40 बाइट्स का मेमोरी कंज्यूम हो जाएगा। तो वो कितने में आपका काम करेगा, 4 बाइट में काम करेगा, क्योंकि एक ही एड्रेस रेफर करना है सारे इसके लिए। इसीलिए ये एक्स इज वाई ही कह रहा है, राइट। तो मतलब ये वैल्यू के बेसिस पे ही कंपैरिजन कर रहा है, ओके। बट आइडियली ये क्या कर लेता है, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस कंपेयर कर लेता है, ओके, वैल्यूज कंपेयर नहीं करता। बट अगर वैल्यू सेम होगा तो पाइथन क्या करता है, पाइथन उसको सिंपली एक ही जगह पे स्टोर कर देगा, एक ही वैल्यू को दो एड्रेसेस दे देगा, जिससे आपका मेमोरी बच जाएगा। अलग अलग ये 11 एंड 11 को 4 बाइट एंड 4 बाइट में स्टोर करने से अच्छा है वो एक ही बार 11 को स्टोर करेगा रैम में, एंड इसी का एड्रेस दोनों को दे देगा। इसको भी बोलेगा तू इसी को रेफर कर, मतलब एक्स को भी बोलेगा तो यही 11 को रेफर कर, वाई को भी बोलेगा तो इसी 11 को रेफर कर। तेरा अलग अलग से तेरे को मेमोरी नहीं असाइन किया जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसका वैल्यू एंड वो सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रही है या नहीं, इतना चेक करने के लिए ये ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, ओके। और नेक्स्ट इज एंड इज नॉट। नॉट अगेन इन्वर्ट करने के लिए, रिजल्ट इन्वर्ट करना है, मतलब फॉल्स को पॉजिटिव में रेफरेंस करना है, ट्रू में कन्वर्ट करना है, तो हम नॉट यूज कर सकते हैं, ओके। देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर्स का एक मतलब इसको कभी यूज किया जाता है जब आप कलेक्शंस के साथ काम करते हैं। तो अभी कलेक्शंस है, कलेक्शन है आपका, कलेक्शन मतलब एक लिस्ट होगा, एक कॉलम के वैल्यूज होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये इतने सारे आपके वैल्यूज है, वैल्यूज इट इज फाइन, वैल्यूज तो डन। लेट्स से x इज इक्वल टू, मतलब आपको चेक करना है x में वैल्यू 8 है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, तो आई विल से 8 इन x, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये आपको क्या कर लेगा, कंफर्म कर लेगा, ठीक है। और इसको मैं अगर प्रिंट कर दूं,
प्रिंट क्यों करना है, टेस्टिंग पर्पज के लिए ही होता है। ओके, एंड इफ आई रन दिस, तो आप देखो यहाँ पे ट्रू बता रहा है, मतलब ये क्या कर लेता है, ये जाके इसमें चेक करेगा, इसके सारे वैल्यूज चेक करेगा, उसमें 8 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच होगा तो ट्रू देगा। अगर नॉट इन कह दूं, मतलब इन्वर्ट करना है, इस रेंज को उल्टा करना है, फॉल्स करना है, जबकि ये ट्रू है, उसको फॉल्स करना है, तो मैं नॉट इन कह दूं, ठीक है। बट अगर लेट से यहाँ पे 18 है, अभी 18 का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, राइट। आइडियली अगर हम नॉट नहीं यूज करते हैं तो ये हमें फॉल्स मिलेगा, बट इस फॉल्स को नॉट करना है, मतलब आपको ये श्योर करना है 18 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, ये श्योर करने के लिए एक कंडीशनल ऑपरेटर है, इन, नॉट इन। ओके, तो ये यूज करते हैं जस्ट टू चेक वेदर द वैल्यू इज एग्जिस्ट और नॉट। नॉट इन का मतलब अगर नहीं होगा तो ट्रू देगा, इन का मतलब होगा तो ट्रू देगा। ओके, देन ये मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ओके, देन पाइथन में एक कंसेप्ट है सिंगल लाइन, मतलब कमेंट्स का। अभी तक मैं कुछ तो यहाँ पे लिख रहा था, राइट, यहाँ पे इफ आई से प्रिंट एक्स, ओके, ये क्या कर लेगा, लिस्ट प्रिंट कर लेगा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैं इसको रन कर दिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अगेन लिखा एक्स, प्रिंट एक्स। अब मैं रन करूंगा, ये तो 3 बार एक्स की वैल्यूज, मतलब ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। लिस्ट को तो इसने प्रिंट कर लिया, नो इश्यूज, ठीक है। बट लेट से बाय एनी रीजन आपको कुछ कोड टेस्ट करना है, जो भी करना है, ओके, एंड किसी लाइन को कमेंट आउट करना है ना, आपको ये जो सेकंड आउटपुट है ये कमेंट, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स ही है, बट आपको कोई और कोड भी होगा, इस लाइन का एग्जीक्यूशन आपको स्टॉप करना है टेंटेटिव पर्पज के लिए, या फिर आपको कभी कभी मतलब सपोज मान लीजिए आपने प्रोग्राम में चेंजेस किए, कुछ लाइन का कोड आपने चेंज किया, नया लिखा, तो ओल्ड कोड कभी भी डिलीट नहीं करना है। ये गुड प्रैक्टिस होते हैं कि ओल्ड कोड भी एज इट इज रिटेन करो, उसको कमेंट करके रखो। कमेंट करने से क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब देखो 2 बार प्रिंट कर रहा है, चलो ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट कैसे, मुझे इसमें से तीनों के तीनों लाइन प्रिंट नहीं करने, तो आपको सिंगल मतलब ट्रिपल कोट यूज करना होगा इस तरह से। ट्रिपल कोटेशन आप यूज करोगे तो सारा कमेंट किया जाएगा, वॉट एवर यू विल राइट इन बिटवीन दोज ट्रिपल कोटेशन। ये सिंगल वाला यूज करो या फिर डबल वाला यूज करो, इट डजेंट मैटर। ओके, पाइथन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जहाँ से 3 मतलब कोटेशन लिखोगे, वहां से लेके नेक्स्ट 3 कोटेशन तक ये सब कुछ इग्नोर कर देगा। एंड ये आइडियली क्या होता है, तो ये जब आपको मतलब आप कुछ कोड लिखते हैं उसके रिगार्डिंग एक कमेंट, ओके, दिस कोड इज फॉर, मतलब आपको एक नोट लिखने के लिए, ताकि कोई और डेवलपर आके भी आपका कोड देखे तो आपका कोड वो इजीली समझ में आना चाहिए उसको। सो दिस कोड इज फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो इस तरह से आपको एक नोट लिख के रखना है। इवन आप सपोज मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, वो 6 महीने बाद आप उसको रिव्यू करने जाओगे, मतलब आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती उसको चेंज करने की, बट 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत पड़ती है ऐसा चेंजेस करने की, तो आपको याद नहीं रहेगा कि वो टाइम पे आपने क्या लॉजिक बनाया था, क्यों बनाया था, क्या करना था। तो वो टाइप के नोट्स आपको लिखने के लिए भी कमेंट्स का यूज होता है। तो ये क्या कर लेता है, इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर कोड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कमेंट काम में आता है। बस कमेंट क्या होता है, कमेंट मतलब उस लाइन को पाइथन सिंपली एग्जीक्यूशन से साइड में रख देता है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं रन करूंगा, देखो यहाँ पे ओनली इसका ही आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे प्रिंट बिन कुछ भी लिखूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब इतना ही है कमेंट के बारे में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उसके पहले हैश पुट कर दो, खत्म, एक लाइन का वो लाइन पूरा कमेंटेड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाइथन्स बेसिक, जिसमें हमने कमेंट्स
किस तरह से करना है देखा, ऑपरेटर्स डिस्कस किए, देन उसके पहले डेटा टाइप्स डिस्कस किए एंड देन वेरिएबल्स डिस्कस किए, देन बिफोर दैट वी डिस्कस्ड मतलब एक काइंड ऑफ पाइथन का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, एंड देन हाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग द पाइथन code. Okay, so tomorrow we will start with the conditional statements in Python.